हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएससी ट्रांसलेटर की जॉब आई हैं, 437 पोस्ट हैं। पोस्ट बड़ी शानदार हैं। बहुत सारे बच्चे सीजीएल वीजीएल के लिए भगते हैं। मैं कहता हूं अगर आपकी एलिजिबिलिटी अगर ट्रांसलेटर की है तो ये जॉब आपको आसानी से मिल सकती है और आपके अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम है। तो अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं तो जॉब जो वर्किंग स्टाइल है वो भी काफ़ी शानदार होगी। तो आपको जिस तरह का वहाँ माहौल मिलता है जॉब करने के लिए, मैं तो कहूँगा कि लड़कियों के लिए इससे शानदार जॉब हो ही नहीं सकती। अगर एक जगह बैठ करके काम करना है, एक ऑफिस में बैठ करके काम करना है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, या अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या कर लेना चाहिए। 437 पोस्ट है, हालांकि ये घट तो नहीं सकती, पर बढ़ भी सकती हैं अभी बाद में भी। ठीक है, तो 5 जून से ये फॉर्म आए हुए हैं। आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, आज 13 जून को बना रहा हूँ। तो भाई ऑलरेडी मतलब मैं लेट हूँ 8 दिन वीडियो बनाने में, पर अब आप लेट मत होना, जो 13 दिन बचे हैं फॉर्म भरने में। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो बहुत शानदार पोस्ट है, जरूर अप्लाई करें। और जिन लोगों को नहीं पता है, आज इस वीडियो के माध्यम से उनको सारी बातें पता चल जाएंगी। मैंने एक वर्ड लिखा है कि फिजिकल, क्या इसमें फिजिकल भी? हाँ, इसमें कई तरह की पोस्ट है, पर कुछ के लिए फिजिकल और मापतोल से भी आपको गुजरना पड़ेगा, वरना एक एग्जाम दो एग्जाम होंगे इसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एक कॉमन एग्जाम है, पेपर टू डेस्क्रिप्टिव टाइप, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा, जो उसको क्वालिफाई करेंगे उनका पेपर 2 होगा। पेपर 2 में वही हिंदी से एक पैरा है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन, एक इंग्लिश का देंगे, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके वही डिस्क्रिप्टिव है, और एक हिंदी का ऐसे लिखना है, एक इंग्लिश का ऐसे लिखना है। उस तरह का पेपर ये बनाएंगे। तो मैं सारी प्रक्रिया आपको समझा देता हूँ एक बार शुरू से एंड तक। तो ये फॉर्म आ रहे हैं, मतलब आ चुके हैं 5 जून से। 26 जून लास्ट डेट होगी, और अगर आप पेमेंट तो 27 जून तक कर सकते हैं, और अगर आपके फॉर्म में भगवान ना करे कोई गलती हो जाए तो 1 जुलाई से 2 जुलाई के बीच में कर लेना। एग्जाम की डेट फिक्स कर दी है कि 12 अगस्त को एग्जाम होगा। ये अच्छी बात है। ये जो आपका पेपर 1 है इसमें क्वालिफाई करेंगे उनका पेपर 2 होगा, लेकिन पेपर 1 आपका 12 अगस्त को हो जाएगा। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं अगर एक ही शिफ्ट में, एक ही दिन में आपका एग्जाम हो रहा है तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स इसमें भाग नहीं लेते, पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो मैं उन सभी को इसमें चेताना चाहूंगा, अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं है तो आप देखो, आपका भाई या आपका बहन कोई इसमें जरूर एलिजिबल हो सकता है। कोई टाइपिंग वाइपिंग नहीं है इसके अंदर, ठीक है, फिर आप ट्रांसलेटर बन सकते हो मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के। तो इससे बढ़िया क्या है? और आप देखते हैं ना सीजीएल में इंस्पेक्टर पोस्ट, तो इंस्पेक्टर लेवल की भी पोस्ट है इसके अंदर। आप देखते हो ना कि लेवल 6 लेवल 7 आपने सुने होंगे, वो इस पोस्ट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, और काम भी आपके मनपसंद मिलेगा, जो आप चाहते हैं एक्चुअली वैसा काम आपको करना पड़ेगा। तो देखिए कितने लेवल की, लेवल 6 से तो कोई छोटी पोस्ट ही नहीं है, मतलब सब इंस्पेक्टर लेवल से कोई छोटी पोस्ट नहीं है, और इंस्पेक्टर लेवल की ये वाली पोस्ट है। अब किस पोस्ट पे कितनी, 400 कुछ जो वैकेंसीज दी हैं, इसमें ये खोल के नहीं दिया है कि कितनी किस पोस्ट के लिए, ये आता रहता है। मतलब थोड़ा दिन बाद क्लियर हो जाएगा कि इस पोस्ट पे कितनी है, इस पोस्ट पे कितनी है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो एसएससी क्लियर करेगी इसको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही। अभी मैं आपको बता दूं कि भाई लेवल 6 की जॉब है, जिसको हम जेटीओ कहते हैं, और जिसको हम CSOLS कह सकते हैं। जैसे जेटीओ होता है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ट्रांसलेट करने का काम है मेनली, और आप ऑफिसर आपके नाम के आगे जुड़ रहा है, और क्या चाहिए? सेंट्रल सेक्रेटरिएट ऑफिशियल, जैसे CSS की पोस्ट होती है तो उसी में ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस। ठीक है, तो ये लैंग्वेज सर्विस, तो ये दोनों पोस्ट, दोनों तरह की पोस्ट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से इनका अलग अलग नाम है। लेवल 6 की ये पोस्ट होगी एक जगह, और जेटीओ इन आर्म्ड फोर्सेस, AFHQ कह सकते हैं जिनमें, तो ये हमेशा ये हो या ये हो, ये दिल्ली के अंदर ही ये जॉब है आपके लिए। दिल्ली के अंदर सबसे अच्छी बात है कि दिल्ली के अंदर ही रहोगे आप। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, JHT बोलते हैं, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, फिर यहां भी हो गया JT, जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट में, ये जो ये है JT, जूनियर JT या JTO, तो ये अलग अलग, ये तो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हो गए जो दिल्ली में ही है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल इंडिया है। ठीक है, आप कहो सर मैं तो बिहार का हूं, क्या मेरे यहां भी हो सकता है? तो आपका वहां भी मिल सकता है इसमें। तो ये भी लेवल 6 की पोस्ट है, इसलिए अलग लिखा है, उससे नहीं तो उसी में भी लिख देते इसको। ठीक है, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ये सबसे बड़ी बात है। ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है और ये सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। देखिए सारा काम मिनिस्ट्रीज के अंदर इंग्लिश में होता है, मैं आपको बता दूं, और इंग्लिश में होता है। तो वहां पर जब कोई ऑफिशियल, मान लीजिए किसी स्टेट में भेजना है कोई चीज, कोई डॉक्यूमेंट स्टेट में भेजना है, अब उस स्टेट की लैंग्वेज है हिंदी में, अब वो हिंदी में ही हमें भेजना है। कई बार संसद में भेजना पड़ता है, दोनों लैंग्वेजेस में हमें भेजना ही पड़ेगा, ये हमारा रूल है भाई। वहां दोनों लैंग्वेजेस में कोई भी बिल पास होने जाता है तो फिर वहां पर अब बनाया इंग्लिश में है। अब अफसरों को हिंदी आती नहीं उतनी, या इस मुख्य वर्ड को क्या कहेंगे हम हिंदी में, तो उनको नहीं आता। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि संसद भवन में हम गलत भाई ऑफिसर गूगल ट्रांसलेट से करके और सीधा वहां भेज दे, ऐसे भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां जो है ये दिक्कतें आती हैं, फिर उनके लिए अलग वैकेंसी बना दी। जरूरी नहीं है कि ऑफिसर को हिंदी आती है तो वो इंग्लिश भी जरूर सीखे, या इंग्लिश आती है तो वो हिंदी भी जरूर सीखे, ये जरूरी तो नहीं है। तो इसलिए फिर अगर आपको केवल एक लैंग्वेज आती है तो आप ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हो ऑफिशियली, और आप वहां उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो आपको संसद भवन भेजने हैं या किसी स्टेट में भेजने हैं, तो आप सीधा एक ट्रांसलेशन का सेक्शन हर मिनिस्ट्री में बनाया जाता है, उस हिंदी सेक्शन बोलते हैं, कहीं पे कुछ उसको, कहीं पे कुछ बोलते हैं, तो वहां उस डॉक्यूमेंट को भेजा जाता है और फिर वहां से ऑफिशियली ट्रांसलेट होकर के वो आता है, जिसमें कोई करेक्शन नहीं होगा, जो आप ही लोग करेंगे उसको।
ठीक है, समझ में आ गई बात अब आपको। सब इंस्पेक्टर, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे को मिनिस्ट्री का अनुभव है, मैंने 10 साल काम एमईए में किया है, इस वजह से मुझे ये सारी बातें पता है। तो सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर, ये सीआरपीएफ ने एक अलग से वैकेंसीज अपनी दी है इस बार कि सीआरपीएफ में भी हिंदी ट्रांसलेटर की हमें जरूरत है, तो आप यहां भी हमारी भर्ती भी कर दीजिए। ये एसएससी को भेजा है क्योंकि ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, तो इन्होंने इससे करा ली अपनी भर्ती। अब समझ में आ गया, क्योंकि देखो मुझे ये बात समझानी जरूरी थी क्योंकि बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे साथियों को जो इसमें फॉर्म भरेंगे उनको नहीं पता होता भाई हम क्यों भरें, या मैं इसके लिए प्रेरित क्यों हूं, या मेरा काम क्या होगा वहां पर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। टेंटेटिव वैकेंसी 437 है, अलग अलग डिपार्टमेंट या पोस्ट वाइज इनको बाद में खोला जाएगा। चलिए, अब पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस यानी आपको इनमें से कौन सी पोस्ट चाहिए, भाई मैं पहले इसको भरूं, ए को भरूं, बी को भरूं, सी डी ई, ये 5 तरह की पोस्ट है। मुझे किसमें, मान लीजिए ये मुझे नहीं चुनना क्योंकि ये दिल्ली में नहीं है और बाकी सब मेरे को दिखता है कि दिल्ली में ही है अधिकतर, या मेरे को ये नहीं चुनना, ये सीआरपीएफ है, उन डिपार्टमेंट में मेरे को फेंक देगा, तो फिर मैं क्या चुनूं। तो फिर मेरे को इसमें से हो सकता है मैं सीनियर ट्रांसलेटर सबसे पहले रखूं, सबसे बड़ी पोस्ट है वो, तो डी नंबर को सबसे पहले। अब आपका मान लीजिए डी नंबर के बराबर मार्क्स नहीं बनते और उसकी कट ऑफ हाई जाती है, तो फिर बाकियों के लिए आपको कंसीडर करेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें के लाया आपके नंबर नहीं, आपने इसको ऊपर रखा तो बाकी आपको मिलेंगी नहीं, मिलेंगी बाकी भी। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आपको रहनी चाहिए अगर आप इस पोस्ट को भर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ये पोस्ट है, ये पोस्ट प्रेफरेंस, ये अभी नहीं भरवा रहे हम फॉर्म के टाइम पे, और आप फॉर्म भरोगे तो आपको पता भी लगेगा कि अभी नहीं भरना है। ये कब भरना है आपको, ये खुद बता रहा है। और भाई आप ट्रांसलेटर हो और इस फॉर्म भरने की तैयारी कर रहे हो तो आराम से ट्रांसलेट करके देख लोगे कि हिंदी में क्या बोलना चाह रहा है ये। तो कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है जो फाइनल रिजल्ट है आपका, उससे पहले उससे पहले आपको जो है ये पोस्ट प्रेफरेंस हम भरवा लेंगे। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरी तो हम आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा, एसएससी की साइट को लगातार टच में रहना होगा, या आपके मेल पर भी वो भेजेंगे मेल उस टाइम पर आपने मेल ही गलत डाला होगा तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए ये ऐसा कुछ इस फॉर्म में भी भरना पड़ता है, मैं थोड़ा सा वहां आपको क्लियर कर देता हूं कि ट्रांसलेशन कोर्स हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी जो भी आपने किया हो, पास हो तो पास लिखो, अपियरिंग हो तो पोजीशन, वर्क एक्सपीरियंस है तो वो यहां लिखो। ठीक है, ट्रांसलेशन का कोर्स अगर आपने किया हो या आपके पास एक्सपीरियंस हो तो ये भरेंगे, पास कर रखा है तो वो भरें। डिटेल्स ऑफ द ट्रांसलेशन कोर्स, अब उस कोर्स का यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी कुछ है वो यहां भर देंगे। क्यों, कौन लोग एलिजिबल है मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में। एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन कोर्स, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है यस करो, नहीं तो नो करो। अगर आपने यस किया है तो आपको उस ऑफिस का, क्योंकि जहां आपने काम किया होगा उसके बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपने कहीं काम कर रहा हो, कहीं 2 साल का भी है और किसी पोस्ट के लिए 3 साल का भी है वो एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वो मैं आगे बताऊंगा। तो ट्रांसलेशन की जॉब ऐसा नहीं है किसी के लिए भी हो जाएगी, जो ऑलरेडी, जिनको नहीं पता है मैं उनको ये जानकारी देना चाह रहा हूं कि एक्सपीरियंस ऑफ, क्या एक्सपीरियंस जरूरी है, तो ये मैं आगे एलिजिबिलिटी में आपको बताने वाला हूं। आर्यो, अब देखिए कोई बच्चा ये कहेगा कि सर मैं तो सीआरपीएफ में जाने से अच्छा है कि मैं इसमें अप्लाई नहीं करना चाहता, मैं बाकियों को भरना चाहता हूं। तो ये कह रहा है कि आर यू अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेशन इन सीआरपीएफ, क्या सीआरपीएफ के लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यस करें नहीं तो नो करें, फिर बाकियों में आपको कंसीडर कर लेगा। और अगर आपने ये भी यस कर दिया तो फिर आप 5 प्रेफरेंस भर सकते हैं कि ना मिलने से अच्छा सीआरपीएफ में मिल जाए तो कौन सा बुरा है, वहां भी तो ऑफिस में बैठकर ही जॉब करनी है आपको। ठीक है, एज लिमिट इसमें क्या होता है, एज लिमिट भी इसमें ठीक ठाक होता है, 18 से 30 साल। ये किसके लिए है, जो सीआरपीएफ है, और ये इन दोनों में अलग क्या है, यहां भी 18 से 30 ही है। फिर दोनों में फर्क क्या रहा, ये तो मांगी गई है आपको 1/8/2025, जैसे एसएससी की कट ऑफ डेट होती है उसी हिसाब से यहां मांगी है 1 अगस्त 2025 तक आपकी एज ये होनी चाहिए। लेकिन सीआरपीएफ ने ये मांगा है कि जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म की, जैसे 26 जून है तो 26 जून तक आपकी डेट ही होनी चाहिए, बस इसलिए अलग अलग लिख रहे हैं, वरना एक में लिख देते हैं। ठीक है, चाहिए दोनों में 18 से 30 ही, बस उसमें क्लोजिंग डेट तक है, इसमें 1/8/2025 तक है। तो भाई इसके बाद 5 साल की छूट एससी एसटी के लिए, ओबीसी में हो तो 3 साल की, दोनों में ही छूट है, वो नियम अनुसार छूट देनी ही पड़ती है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व्ड के लिए तो उन्हें 10 साल की छूट है, ओबीसी के 13 साल की, और एससी एसटी के 15 साल की भी छूट है। एक्स सर्विस मैन है तो उनकी जब वो रिटायर आए हैं तो उससे 3 साल का उनका होता है वो पीरियड, उसके अंदर के होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर होना चाहिए पूरी क्वालिफिकेशंस, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात करूंगा एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि फॉर द पोस्ट ए टू सी कौन सी है, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। इनमें ए बी सी इन तीनों के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन अलग दी हुई है, इसके लिए अलग दी हुई है क्योंकि ये सबसे बड़ी पोस्ट है, और इसके लिए अलग दी हुई है क्योंकि ये सीआरपीएफ की है। तो इन तीनों के, इन 5 के लिए मैं अब आपको बता देने जा रहा हूं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। पहले ए टू सी की बात करेंगे हम। ए टू सी में क्या चाहिए, मास्टर्स डिग्री यानी एमए आपको होना चाहिए। एमए आप या तो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। कौन, क्वालिफिकेशन सुन लीजिए, या तो आपकी एमए हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। लेकिन डिग्री लेवल पे अगर आप एमए हिंदी में है तो आपके पास इंग्लिश भी डिग्री लेवल में एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट रहा हो। ठीक है, एक सब्जेक्ट इंग्लिश आपका डिग्री लेवल पे अर्थात बीए लेवल पे भी रहा हो। अगर आप एमए इंग्लिश में है तो हिंदी आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे रही हो, ऐसे ही आपको समझाना चाह रहा है। और अगर ऐसा भी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट नहीं रहा, मान लेते हैं कि आपका एमए इंग्लिश में है या हिंदी में, कोई सी एक चीज में है। ठीक है, ये ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश है और इंग्लिश टू हिंदी है, तो दोनों सब्जेक्ट का यहां पर मायने हैं। तो अगर आपकी एमए इंग्लिश में है और आप पे ग्रेजुएशन में जो है सब्जेक्ट नहीं रहा, मतलब एमए इंग्लिश में सब्जेक्ट हिंदी नहीं रहा, तो फिर क्या, देखिए सब्जेक्ट हिंदी है फिर तो आप अप्लाई कर ही देंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट हिंदी नहीं रहा तो फिर आपका पेपर का मीडियम, जो पेपर दिए हैं वो हिंदी माध्यम में दिए हों, या इसका उल्टा वाइस वर्सा, ये एमए अगर आपकी हिंदी में है तो फिर बीए लेवल पे इंग्लिश होनी चाहिए। अगर वो नहीं है
तो बीए में जो मोड ऑफ एग्जाम, जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, जो आपने एग्जाम दिए वो इंग्लिश में दिए होने चाहिए। समझ में आ गई बात? यही सारी बात यहां लिखी हुई है, सारा आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहां मैं उसको पढ़ लेता हूं। हिंदी इंग्लिश जो मैंने आपको बोली है ना, ये बिल्कुल आसान भाषा में मैंने बोल करके आपको समझा दी है। ठीक है, और अब एक चीज और है कि ये सारी बातें तो जो मैंने बोली है वो लिखी है एंड में, यानी ये प्लस और हो, इसके इनमें से कोई सी भी चीज हो जो मैंने बोली वो सब इन्होंने ऐसे लिख दी है। अब इसके अलावा एक और चीज है, उसने बोला है कि कोई भी रिकॉग्नाइज डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन, कोई भी डिप्लोमा हो या कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो आपके पास हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में, कोई भी एक डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो वो चल जाएगा। अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है, अगर है तो फिर ये क्वालिफिकेशन हो एमए वाली जो मैंने अभी बताई, प्लस ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ट्रांसलेशन का होना चाहिए आपके पास। अगर ये नहीं है तो फिर आपने 2 साल कहीं एक्सपीरियंस काम करने का होना चाहिए, यानी एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा जहां भी आपने काम किया हो, 2 इयर्स का। समझ में आ गई बात? ये है पूरी क्वालिफिकेशन। अब आप समझ पाए होंगे, एमए की कंडीशन मैंने बताई हिंदी इंग्लिश वाली, प्लस एक डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट। अगर वो भी नहीं है तो फिर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए जहां आपने काम कर रखा हो 2 साल का मिनिमम। ठीक है, अब और क्या बता सकते हैं, क्या इसमें रनिंग भी है? हाँ, ओनली ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। देखिए फॉर ग्रुप सी, तो फॉर ग्रुप सी कौन सी है भाई? मैंने अभी पोस्ट गिनवाई ना आपको, ये सी के लिए, ओनली इसके लिए लेवल 6, ऊपर के 2 की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए इसमें रनिंग भी है, इस वाले में रनिंग भी है फॉर ग्रुप सी, इसको कह रहा है ये, तो इसमें रनिंग भी है भाई, ये फॉर ग्रुप सी। तो ये क्या है? 1 माइल्स की रनिंग है और केवल पास करनी है 10 मिनट में, आराम से आप कर दोगे, इसलिए ऐसे बताया उसने। क्लियर? ठीक है, ये पास करनी होगी मैंडेटरीली आपको, कोई मार्क्स नहीं है। अब पोस्ट आ जाती है कोड डी, ए टू सी मैंने बता दिया। अब डी वाली है जो सीनियर ट्रांसलेटर है, सबसे बड़ी पोस्ट है, लेवल 7 है, उसके लिए फिर एक्स्ट्रा क्या है? सब कुछ वैसा ही है, बस ये अगर आपके पास सर्टिफिकेट या कोर्स है उसमें तो किसी तरह का 2 साल 3 साल की कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर वहां 3 साल का चाहिए। बाकी सारी कंडीशन वैसी हैं जो पिछले में मैंने एक्सप्लेन की थी। अब आगे बात कर लेता हूं सब इंस्पेक्टर के लिए। भाई सीआरपीएफ में थोड़ी सी मापतोल, फिजिकल फिटनेस, मेडिकल, थोड़ा इस बात को ये मांगेगा, तो सारी कंडीशंस वैसी ही हैं ऊपर की, तो जो मैंने बोला प्लस प्लस ये इसमें 2 इयर्स वाली ही है, 3 इयर्स सिर्फ जो सीनियर ट्रांसलेटर है उसमें है, ये पहली जैसी होगी जो मैंने ए टू सी में बताई। तो पढ़ाई लिखाई की तो ये एलिजिबिलिटी है सीआरपीएफ में भी, लेकिन यहां एक्स्ट्रा कंडीशन ओनली सीआरपीएफ में है। क्या है कि 165 सेंटीमीटर मेल में हाइट चाहिए, 155 फीमेल में चाहिए, और रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप गढ़वाली हैं या पहाड़ी एरिया से हैं तो कहीं से भी 162.5 सेंटीमीटर, किन किन स्टेट्स हैं तो वो भी इन्होंने बताया है, तो भाई उनमें उनको छूट मिल जाती है क्योंकि वहां पर पहाड़ पे हाइट होती नहीं है ज्यादा, इस वजह से उनको छूट है, उनकी क्लाइमेट चेंज की वजह से, है ना। और जो एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यही सेम है, एसटी चाहे कहीं भी हो, चाहे पहाड़ी हो या मैदानी इलाके में हो, उनके लिए भी हाइट में छूट है। और चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट भी नापी जाएगी। चेस्ट कैसी है? 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर तक, 77 नॉर्मल, सांस भर के 82 एक्सपेंशन के साथ बोलते हैं, ये केवल मेल के लिए, फीमेल में नहीं। और एसटी हो तो इसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो वेट जो है आपकी हाइट के साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इम्बेलेंस आप वेट लेकर के घूम रहे हो। थोड़े फिट लोग चाहिए यहाँ पर सीआरपीएफ के लिए, तो उस ऑप्शन को आप चाहे तो हटा भी सकते हैं, मुझे वो देखना ही नहीं है, तो भाई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मेडिकल, और इसकी कट ऑफ कम जाएगी सबसे, क्योंकि इसमें ये कंडीशंस लगा रखी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भरेंगे, तो इस वजह से इसमें कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा, ये एक लालच भी है ना। मेडिकल स्टैंडर्ड आई साइट भी इसमें अच्छी चाहिए भाई, बिना लेंस के 6x6 या 6x9 आपका होना चाहिए, विदाउट चश्मा वगैरह, ठीक है। और ये नॉकनी, फ्लैट फुट, ये सब, स्क्विंट इन आईज, वेरिकोस वेन, ये सब चेक किया जाएगा इनके, ये मेडिकल में ये चीजें फिट फॉर आपकी मिलनी चाहिए। ये केवल सीआरपीएफ के लिए है, बाकी उनमें ऐसी कंडीशंस मेडिकल या मापतोल की नहीं है। केवल एक पोस्ट के लिए जो मैंने आपको ऊपर 5 पोस्ट दिखाई थी उनमें से। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, अब हम एग्जाम पे आते हैं। एग्जाम में क्या क्या होगा? एक पेपर 1 होगा, ठीक है, और उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट होंगे बच्चे वो पेपर 2 में बैठेंगे। पेपर 1 से शॉर्ट लिस्ट होने के बाद पेपर 2 में बैठेंगे, और पेपर 1 एंड पेपर 2 के आधार पर कट ऑफ तैयार की जाएगी। पेपर 1 में जो अच्छे मार्क्स लाएगा वो पेपर 2 में बैठेगा, है ना, क्वालिफाई जो करेगा। हालांकि दोनों के मार्क्स जुड़कर मेरिट बनती है। तो भाई देखो, ये हो सकता है आपके काम की पोस्ट ना हो, पर जिनके काम की हो उन तक पहुंचा देना, बहुत काम की हो सकती है किसी के, ठीक है। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप, कंप्यूटर बेस्ड मोड यानी ऑनलाइन पेपर होगा। इसमें क्या क्या आता है? हिंदी के 100 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब ये पेपर 1 है, 200 में से जो अच्छे मार्क्स लाएगा उनको पेपर 2 में बिठाया जाएगा, कट ऑफ लगती है ना। ये डेस्क्रिप्टिव है, डेस्क्रिप्टिव यानी ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है। तो इसमें ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन में क्या होता है? हिंदी का कुछ आपको गद्यांश देगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश वाले को हिंदी में करना है। और एस्से दिया है तो एस्से किसका आएगा सर? हिंदी का, इंग्लिश का, तो हिंदी का भी आ सकता है, इंग्लिश का भी आ सकता है। तो ये इस तरह से पूरा फॉर्मेटिंग होती है, तब 200 नंबर बनते हैं। कुल मिलाकर 200 और 200 400 में से आपकी फाइनल मेरिट तैयार हो जाती है। ये भी 2 घंटे का है और ये भी 2 घंटे का है।
ठीक है, कितने कितने एग्जैक्ट ऐसे आएंगे, कितने वो आएंगे, पर यही सब कुछ पेपर में रहेगा। कितने आएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता कि 2 घंटे का पेपर है, ज्यादा भी हो सकते हैं। ये सब बातें मुझे कहां से पता चली भाई, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं। पेपर 2 डेस्क्रिप्टिव होगा, पेपर 1 ऐसे होगा, ये सब मैं बता चुका हूँ। पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल ठीक है। मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी पेपर 1 में इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, कई शिफ्टों में कंडक्ट किया तो फिर आपका नॉर्मलाइजेशन का रूल भी लगता है यार। मल्टीपल में तो है नहीं, एक ही शिफ्ट में शायद दे रखा है, तो नॉर्मलाइजेशन से बच जाओगे आप। पेपर 1 क्या है, पेपर 1 में तो सब कुछ आपको ये बता रखा है कि पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा वो आपके डिग्री लेवल तक की इंग्लिश को हम टच करेंगे। उसमें लिटरेचर के भी क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज के भी होंगे, जो 100 नंबर की इंग्लिश आएगी और 100 नंबर की हिंदी भी आएगी, तो उन सबको हम ऐसे देने वाले हैं। पेपर 2 का जो स्टैंडर्ड है वो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस जो दिया उसके अकॉर्डिंग होगा। तो दिस पेपर विल कंटेन 2 पैसेजेस, 2 गद्यांश जो मैं बोल रहा था फॉर ट्रांसलेशन, 2 गद्यांश मिलेंगे, वन पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, एक पैसेज हिंदी से इंग्लिश के लिए, एक पैसेज इंग्लिश से हिंदी के लिए मिलेगा, और एन ऐसे ईच इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, तो एक ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग एक एक ऐसे करना होगा। तो ये पूरा पेपर मैंने पेपर 2 भी आपको समझा दिया, यही सब कुछ था। इसके लिए अब आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए, और मेरा काम है कि मैं एक सही जानकारी इस पूरे नोटिफिकेशन को एक सिंपल वे में आपके सामने रख दूं, और मुझे लगता है